हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे और सीटेट की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो अभी ये सीटेट की श्रृंखला चल रही है सीडीपी की। तो कल तक हमने पढ़ लिया था अधिगम के 3 मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पढ़े थे। पहला पावलोव का पढ़ा था, दूसरा स्किनर का पढ़ा था और तीसरा हमने पढ़ा था थॉर्नडाइक का। तो आज कुछ संज्ञानवादियों के, गेस्टाल्टवादियों के अधिगम के सिद्धांत हैं, लर्निंग थ्योरीज हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिविज्म और गेस्टाल्ट। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। तो इन सिद्धांतों को हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो संज्ञानवादी या गेस्टाल्टवादियों का जो अधिगम का सिद्धांत है, उसके प्रतिपादक मैक्स बर्दिमीर को माना जाता है। इनके साथ में और कौन है गेस्टाल्टवादी और कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? वोल्फगंग कोहलर, ये भी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। उसके बाद है कर्ट लेविन और एक है कर्ट कोफका। तो मैक्स बर्दिमीर इस गेस्टाल्टवादी विचारधारा के प्रतिपादक है। ठीक है, संज्ञानवादी विचारधारा के प्रतिपादक मैक्स बर्दिमीर हैं। इस सिद्धांत को, इनका जो मैक्स बर्दिमीर का सिद्धांत है, उसको कहा जाता है रिक्त पूर्तिता का सिद्धांत। तो रिक्त पूर्तिता का सिद्धांत भी मैक्स बर्दिमीर के सिद्धांत को कहते हैं। तो वोल्फगंग कोहलर के सिद्धांत को कहते हैं अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, इनसाइट फुल लर्निंग थ्योरी, वोल्फगंग कोहलर के सिद्धांत को कहा जाता है। कर्ट लेविन ने अपना अलग सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत का नाम है क्षेत्रवादी सिद्धांत, इंग्लिश में कहते हैं फील्ड थ्योरी। तो जो गेस्टाल्ट है वो एक जर्मन का शब्द है। जो गेस्टाल्टवादी विचारधारा है उसमें जो गेस्टाल्ट शब्द है, वो गेस्टाल्ट शब्द जर्मनी का शब्द है, वही जर्मनी जो हिटलर से संबंधित है। तो गेस्टाल्ट एक जर्मन का शब्द है। इस गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? इस गेस्टाल्ट का अर्थ होता है होल। होल मतलब पूर्ण या संपूर्ण या फिर समग्र। ठीक है, होल, पूर्ण, संपूर्ण या समग्र, ये इस गेस्टाल्ट के अर्थ हैं, शाब्दिक अर्थ कहलाते हैं। तो गेस्टाल्टवादियों का जो मानना है, गेस्टाल्टवादियों की विचारधारा है, वो विचारधारा क्या कहती है? गेस्टाल्टवादियों की विचारधारा कहती है कि अधिगम में जब हम लर्निंग करते हैं या कोई चीज़ सीखते हैं या अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन करते हैं, तो उसमें दिमाग, कॉग्निशन या संज्ञान, ठीक है, उसका भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि भाई अधिगम में दिमाग तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, संज्ञान का तो प्रयोग होगा ही होगा, तो ये भी इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक, सही बात है। इन्होंने व्यवहारवादियों की आलोचना की। इससे पहले जो हमने पावलोव का, स्किनर का और थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत पढ़ा था, वो व्यवहारवादी सिद्धांत थे अधिगम के। तो अब ये जो नया विचारधारा, नई विचारधारा, वो व्यवहारवादियों की आलोचना कर दी है। कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। तो वोल्फगंग कोहलर, जिन्होंने अपना सिद्धांत दिया अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने किस पर अपना प्रयोग किया? तो सुल्तान नामक चिंपांजी था, उस पर वोल्फगंग कोहलर ने अपना प्रयोग किया था अधिगम के सिद्धांत को लेकर के। तो ये बेस्ड ऑन कॉग्निशन एलिमेंट, ठीक है, संज्ञानात्मक तत्वों पर आधारित है। जितने भी संज्ञान के तत्व हैं उस पर इनकी सिद्धांत आधारित है। तो गेस्टाल्टवादी अरस्तु की लाइन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। गेस्टाल्टवादी अरस्तु की एक लाइन है, क्या लाइन है अरस्तु की? द होल इज डिफरेंट या होल इज डिफरेंट और ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। ठीक है, यानी कि जो संपूर्ण है वो छोटे छोटे इसके टुकड़ों से अलग होता है। तो सडन सॉल्यूशन, ठीक है, अचानक ही समाधान मिल जाएगा, किसके द्वारा? सूझ के द्वारा।
तो अचानक समाधान जब मिल जाता है तो उससे सूझ का निर्माण होता है, और ये सूझ का निर्माण अचानक होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी किसी भी समस्या का समाधान आप ढूंढ रहे हैं, और ढूंढते ढूंढते उसका एक दिन अचानक सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, तो वो सडन सॉल्यूशन है, अचानक कोई समाधान मिल जाएगा। तो कैनरी आइसलैंड था, कैनरी आइलैंड, इस पर इन्होंने अपना, वोल्फगंग कोहलर ने कैनरी आइलैंड पर अपना चिंपांजी जो था, सुल्तान सुल्तान नामक चिंपांजी पर कैनरी आइलैंड पर प्रयोग किया था। तो जो आहा मूवमेंट है, आहा मूवमेंट भी इसी से रिलेटेड है, वोल्फगंग कोहलर के अंतर्दृष्टि सूझ के सिद्धांत से रिलेटेड है आहा मूवमेंट। तो बुद्धि के प्रयोग के द्वारा सिचुएशन को एनालाइज किया जाता है। इसमें इस अधिगम में होगा क्या कि बुद्धि का प्रयोग किया जाएगा, संज्ञान का इस्तेमाल होगा, बुद्धि का प्रयोग होगा, उसमें सिचुएशन को एनालाइज किया जाएगा। तो नॉर्मल बच्चों के लिए गेस्टाल्ट का सिद्धांत सबसे बेहतर है। जितने भी नॉर्मल बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चे जिनका आईक्यू 90 से 110 के बीच में है, उन सभी के लिए ये सिद्धांत बेहद महत्वपूर्ण है। कम बुद्धि वाले बच्चों के लिए भी जो थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर सिद्धांत है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, बच्चा ट्राई करेगा, कुछ गलतियां करेगा। तो ये कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत है। आगे चलते हैं। तो इसमें पहले ही बताया कि सडन सॉल्यूशन, अचानक समाधान मिल जाता है। तो सडन सॉल्यूशन इज द रूल इन दिस थ्योरी। इस सिद्धांत को वोल्फगंग कोहलर के सिद्धांत में सडन सॉल्यूशन नियम है। ठीक है, यूरेका मूवमेंट या आहा मूवमेंट इसी से संबंधित होता है। ठीक है, जो कि किसका था, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, तो आर्किमिडीज को एक दिन अचानक समस्या का समाधान मिल गया, तो वो कहने लगे यूरेका यूरेका। यूरेका मतलब है आई फाउंड इट। ठीक है, तो आहा मूवमेंट भी और यूरेका मूवमेंट भी वोल्फगंग कोहलर के सूझ संबंधी सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, तो वोल्फगंग कोहलर का अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत है ये। तो अचानक दिमाग की बत्ती जल जाएगी, यानी अचानक दिमाग की बत्ती जलने का मतलब क्या होगा कि अचानक आपको किसी दिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोच रहे हैं और अचानक एक दिन दिमाग में सॉल्यूशन आ जाएगा। तो गेस्टाल्टवादियों ने अपने कुछ नियम दिए हैं। एक तो समीपता का सिद्धांत, ठीक है, समीपता का, दूसरा है समानता का सिद्धांत, और तीसरा है निरंतरता का सिद्धांत, फोर्थ है समापन का सिद्धांत। तो ये 4 नियम गेस्टाल्टवादियों ने सीखने के दिए थे। समीपता, समानता, निरंतरता, समापन। तो समानता का सिद्धांत क्या है? जो समानता का सिद्धांत है गेस्टाल्टवादियों का, वो क्या है कि जब चीज़ें समान होती हैं तो दिमाग के द्वारा उनको एक ग्रुप में, एक अलग ग्रुप बना लिया जाएगा। ठीक है, और इनके मध्य एक संबंध बना लिया जाता है। तो समान चीज़ों के मध्य में दिमाग अपने आप क्या करता है, एक अलग ग्रुप में रख लेगा सभी समान चीज़ों को, और उन सभी के बीच में आपस में एक संबंध बना लेगा। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, समीपता का सिद्धांत क्या कहता है? समीपता का सिद्धांत है कि पास पास की चीज़ें, जब पास पास की चीज़ें होती हैं तो दिमाग क्या करता है, उनको एक अलग ग्रुप में मानता है। ठीक है, तो दिमाग में एक अलग ग्रुप बन जाएगा उसका पास पास चीज़ों का, इसे बोलते हैं समीपता का, यानी कि समीप चीज़ों का एक अलग ग्रुप बन जाएगा और समान चीज़ों का एक दिमाग अलग ग्रुप बना लेता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। तो लगातार चीज़ों को दिमाग एक लाइन में या निरंतर मानता है। जो लगातार चीज़ें होंगी उनको दिमाग कहेगा कि भाई ये लगातार चीज़ें हैं तो ये निरंतर हैं, इनका एक अलग ग्रुप बन जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, समापन का सिद्धांत। तो इस नियम में दिमाग अपने आप कंप्लीट शेप क्रिएट कर लेता है, जैसे कि इस पिक्चर में एक डॉट 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 करके बना हुआ है एक फिगर। तो दिमाग अपने आप कहेगा कि ये क्या है, ये ए बना हुआ है। तो दिमाग इसको
समापन कर देगा, कंप्लीट शेप इसकी अपने आप मान लेता है। तो छोटी क्लास के लिए तो ट्रायल एंड एरर बेहतरीन है। छोटी क्लास है या जिनकी बुद्धि कमज़ोर है, मंद बुद्धि बालक हैं, उनके लिए तो थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है उसको SR टाइप थ्योरी कहा जाता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, SR टाइप थ्योरी किसके द्वारा दी गई, तो थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी 1898 में। उसके बाद पावलोव आते हैं 1904 में, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था डाइजेशन पर, पाचन पर कार्य करने के लिए। तो इनकी SS टाइप थ्योरी है और स्किनर की है RS टाइप थ्योरी। ठीक है, यानी कि पहले रिस्पॉन्स फिर स्टिमुलस, पहले कुछ करो उसके बाद कुछ मिलेगा। पावलोव कहते हैं पहले कुछ आपको दिया जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको स्टिमुलस से कंडीशनिंग कर दी जाएगी। थॉर्नडाइक कहते हैं पहले स्टिमुलस फिर रिस्पॉन्स, यानी कि कुछ पाना है, ठीक है, तो कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, पहले आपको दिखा दिया जाएगा कि क्या चीज़ आपको प्राप्त होने वाली है, उसके बाद आपको प्रतिक्रिया करवाई जाएगी, रिस्पॉन्स करना होगा आपको। ठीक है, तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी SR थ्योरी, पावलोव की SS थ्योरी, स्किनर की RS टाइप थ्योरी। तो ये थ्योरी इस तरह से आपको शॉर्ट में भी याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं, आगे है 1977 में। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक हैं, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था इन्होंने, उनका नाम है बांडुरा। तो बांडुरा का सोशल लर्निंग थ्योरी SLT कहा जाता है। बांडुरा की सिद्धांत को SLT शॉर्ट में कहेंगे, SLT सोशल लर्निंग थ्योरी। तो ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, यानी कि इसमें सामाजिकता आएगी। ठीक है, सामाजिक समाज की चीज़ें आपको बच्चे को सीखनी होती हैं। इनका पूरा नाम है अल्बर्ट बांडुरा। ये कनाडा के थे और इन्होंने 1977 में 1977 में अपना सिद्धांत दिया था। तो बच्चा समाज से कुछ ना कुछ सीखेगा। ठीक है, इसलिए इसका अधिगम का सिद्धांत है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, यानी कि समाज से कुछ सीखना। तो एक एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, बांडुरा ने किया था बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसी को जो बांडुरा का सिद्धांत है, इसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहा जाता है। ऑब्जर्वेशनल यानी कि बच्चा ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करके अधिगम करेगा, इसलिए ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहा जाएगा। इसमें सेल्फ एफिकेसी यानी कि आत्म प्रभावकारिता भी शामिल होती है। क्या होता है इसको अभी हम बताएंगे। सोशल लर्निंग थ्योरी SLT कहा जाता है, ये पहली मैंने बताया था यहाँ पर, SLT सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि 1977 में बांडुरा के द्वारा दी गई थी। ठीक है, और इसी सिद्धांत को कहा जाता है मॉडलिंग थ्योरी, यानी कि प्रतिदर्श का सिद्धांत। ये ही नाम है जो एग्ज़ाम में अलग अलग नाम दे के पूछा जाता है कि मॉडलिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई। तो मॉडलिंग थ्योरी यानी प्रतिदर्श का सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिया गया था 1977 में। तो समाज में रहकर बच्चा क्या करता है, बहुत सी चीज़ें देख करके सीख लेता है, अनुकरण करके सीख लेता है। ठीक है, तो वही इन्होंने अपना सिद्धांत दे दिया। ये एक सोशल कॉग्निटिविस्ट हैं। बांडुरा कैसे मनोवैज्ञानिक है, सोशल कॉग्निटिविस्ट। इनकी थ्योरी का नाम है SLT सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि बाद में इन्होंने बदल करके चेंज करके इन्होंने चेंज किया था अपनी थ्योरी में, और इसका नाम रख दिया था SCT। ठीक है, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। ठीक है, तो अधिगम में संज्ञान भी शामिल होता है। ठीक है, तो संज्ञानवादी विचारधारा, गेस्टाल्टवादी विचारधारा क्या कहती थी, गेस्टाल्टवादी विचारधारा कहती थी कि सीखने में, अधिगम करने में संज्ञान का इस्तेमाल होता है, संज्ञान इन्वॉल्व होता है, बिना संज्ञान के कोई कुछ नहीं सीख सकता। ठीक है, तो इसी बात को बांडुरा ने महसूस किया बाद में, और अपनी जो थ्योरी थी सोशल लर्निंग थ्योरी, उसको नाम देके सोशल कॉग्निटिव थ्योरी कर दिया। ठीक है, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है, हिंदी में कहते हैं अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, यानी कि बच्चा अवलोकन करके, ठीक है, देख करके, अनुकरण करके समाज से बहुत कुछ सीखता है।
तो अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे बोलते हैं इमिटेशन थ्योरी, यानी कि अनुकरण करके सीखता है। तो बच्चा देख करके सीखता है, अवलोकन करके सीखता है और अनुकरण करके भी बहुत सी चीज़ें सीखता है। बच्चा जो भी देखता है वो सीख लेता है। बच्चा वही जो भी देखेगा वो क्या कर लेगा, सीख लेगा। खासकर कि एग्रेसिव बिहेवियर, ठीक है, अग्रेसिव बिहेवियर यानी कि आक्रामक व्यवहार को बच्चा बहुत जल्दी सीख लेता है। गलत आदतों को बच्चा जल्दी जल्दी सीख लेता है, ठीक है, ये देख करके सीखता है। ध्यान रखें कि बच्चे को क्या देख रहे हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि बच्चे क्या देख रहे हैं, ठीक है। बच्चे को कोई भी गलत चीज़ उनके सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो जल्दी सीख जाते हैं गलत आदतों को। इसलिए बच्चे अच्छी चीज़ देखेंगे तो अच्छी चीज़ ही सीखेंगे, ठीक है। इसी सिद्धांत को कहा जाता है रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन, परस्पर नियतिवाद का सिद्धांत। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, परस्पर नियतिवाद का सिद्धांत। तो जो बिहेवियर है, व्यवहार, ठीक है, जो व्यवहार है इसमें 3 चीज़ें शामिल हैं। जो बांडूरा हैं उन्होंने 3 तत्वों को बहुत ज़्यादा अहम माना है। एक तो व्यवहार को, ठीक है, व्यवहार क्या है, एक्शन और डिसीजन, आपकी जो भी क्रियाएं हैं, जो भी निर्णय हैं, वही तो व्यवहार है। और दूसरा तत्व है एनवायरनमेंट, यानी कि बिहेवियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ पर्सन, यानी कि संज्ञान और एनवायरनमेंट। तो व्यवहार है क्या, व्यवहार हमारा वातावरण, पर्यावरण, ठीक है, वातावरण का, पर्यावरण और दिमाग का गुणनफल ही व्यवहार होता है। जो भी हम अपने वातावरण से सीखते हैं, ठीक है, और जो भी वातावरण से सीख के दिमाग में रखते हैं वही तो व्यवहार है। तो तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। कौन सी चीज़, व्यवहार, एनवायरनमेंट पर्यावरण, व्यवहार पर्यावरण और संज्ञान यानी कि पर्सन, ये तीनों चीज़ें क्या हैं, इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। पर्सन, ठीक है, पर्सन प्रभावित होता है किससे, एनवायरनमेंट से, और एनवायरनमेंट प्रभावित होगा पर्सन से, ठीक है। यानी कि दिमाग पर्यावरण से प्रभावित होता है और, ठीक है, और पर्यावरण किससे प्रभावित होगा, इंसान से या उसके दिमाग से, ठीक है। व्यवहार इंसान से प्रभावित होता है, ठीक है, और इंसान अपने व्यवहार से प्रभावित होता है। तो एक दूसरे से प्रभावित होती हैं ये तीनों चीज़ें, आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो बिहेवियर इज लर्नड थ्रू वॉचिंग एंड रेप्लिकेटिंग अदर्स। तो व्यवहार क्या है, दूसरे को अनुकरण करके सीखना ही क्या है, व्यवहार है। यानी कि दूसरों को देख करके या दूसरों को रेप्लिकेट करके, उनका अनुकरण करके हम जो कुछ भी सीख रहे हैं, देख करके सीख रहे हैं, रेप्लिकेट करके सीख रहे हैं, ठीक है, वही हमारा व्यवहार है, ठीक है। बिहेवियर इज लर्न थ्रू, व्यवहार कैसे सीखा जाता है, दूसरों को देख करके या दूसरों का अनुकरण करके। इसको और क्या कहा जाता है, इसको वाइकेरियस लर्निंग कहा जाता है। वाइकेरियस लर्निंग क्या है, अप्रत्यक्ष अधिगम, ठीक है। वाइकेरियस लर्निंग अप्रत्यक्ष अधिगम को होता है, यानी कि दूसरों का अनुकरण करके सीखना वाइकेरियस लर्निंग कहलाएगा, ठीक है। दूसरे में मार पड़ी और उससे आपने सीख ले ली। अगर किसी ने गलत काम किया है और गलत काम करने पर उसको मार पड़ी है तो आप सीख जाएंगे कि हमें ये काम नहीं करना, ये काम करने पर मार पड़ती है, तो उसको बोलते हैं वाइकेरियस लर्निंग। किसी ने अच्छा कार्य किया तो उसको पुरस्कार मिल गया, शाबाशी मिल गई, उसकी प्रशंसा हो गई, तो बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे देख रहे हैं वो भी उससे सीखेंगे कि ऐसा अच्छा काम करने से जो है शाबाशी मिलती है। तो इसको बोलते हैं वाइकेरियस लर्निंग, यानी कि दूसरों को देख करके सीखना, दूसरों का अनुकरण करके सीखना। तो इंसान दूसरों से बहुत कुछ सीखता है। वाइकेरियस लर्निंग हम सभी लोग कहीं ना कहीं करते हैं। तो दूसरों के अनुभव से या दूसरों को देख करके सीखना, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से सीखना, कहानियों से सीख लिया, किताबों से सीख लिया, मूवी से सीख लिया, कल्पनाओं से सीख लिया, या कोई आपके सामने घटना हुई उस घटना से आपने सीख लिया, तो ये सभी वाइकेरियस लर्निंग हैं।
यानी कि दूसरों को देख करके सीख लिया। वाइकेरियस वाइकेरियस पनिशमेंट क्या होगा, अप्रत्यक्ष दंड क्या होगा, एक को डांट पड़ी और सब शांत हो गए, यानी डांट तो एक को पड़ी लेकिन उससे एक बच्चे से पूरी क्लास ने ये सीख लिया कि भाई डांट पड़ गई है और सब शांत हो जाओ। तो ये सबको डांट नहीं पड़ी, डांट एक ही को पड़ी लेकिन सब ने उससे सीख लिया। इसी को बोलते हैं वाइकेरियस पनिशमेंट, यानी दंड एक को मिला और उससे प्रभाव उसका सब पे पड़ा है। उसके बाद आगे है वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट। तो एक वाइकेरियस लर्निंग है, यानी एक सीख रहा है उसको देख करके सब सीख रहे हैं। वाइकेरियस पनिशमेंट, एक को डांट पड़ी तो उसको देख करके सब शांत हो गए। वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट, यानी कि एक को मोटिवेट करने पर सब मोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, पुनर्बलित कर दिया, एक को पुनर्बलित किया तो सभी उससे पुनर्बलित हो गए। एक को मोटिवेशन दिया, बाकी के सभी मोटिवेटेड हो जाएंगे। तो वाइकेरियस जो लर्निंग है, अप्रत्यक्ष अधिगम, दूसरों को सीख करके होता है। उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, तो उसके फ़ायदे के लिए हम देखते हैं कि अधिगम करना या सीख लेना आसान हो जाएगा। ठीक है, अधिगम करना या सीख लेना कैसा हो जाएगा, आसान। तो आप किसी दूसरे को देख करके सीख रहे हैं तो उससे बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, रिस्क को कम कर देता है, रिस्क को क्या कर देगा, कम। तो रिस्क लेना, तो वाइकेरियस लर्निंग से रिस्क कम हो जाता है। रिस्क कैसे कम हो जाएगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ खुद करके देखी जाए, है ना। किसी को अगर करंट लग गया तार पकड़ने से तो उससे हमें ये सीख मिलती है कि तार पकड़ने से क्या लग जाएगा, करंट लग जाता है। ठीक है, तो आप हर बच्चा तार पकड़ के नहीं देखेगा। ठीक है, तो उससे रिस्क कम हो जाएगा। इससे होगा क्या, चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। वाइकेरियस लर्निंग यानी कि सामने आपने कोई हादसा देख लिया और उससे आपने सीख ले ली तो वो लंबे समय तक याद रहेगी, चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। वाइकेरियस लर्निंग से चीज़ें कैसी रहेंगी, लंबे समय तक याद रहती हैं। सेल्फ एफिकेसी हमने पहले बताया था कि सेल्फ एफिकेसी हम बाद में बताएंगे वो क्या होता है। सेल्फ एफिकेसी यानी कि आत्म प्रभावकारिता। क्या होगी सेल्फ एफिकेसी, तो खुद की क्षमताओं में विश्वास रखना, जो हमारी क्षमताएं हैं, ठीक है, उनमें हम कितना विश्वास रखते हैं। किसी विशेष परिस्थिति में सफल होने पर, किसी विशेष परिस्थिति में सफल होने पर खुद पर विश्वास, जैसे कि मैं सरकारी मास्टर बन के रहूँगा, यानी कि आप किसी विशेष परिस्थिति में इतना विश्वास रखते हैं कि मैं वो काम कर लूँगा। तो खुद पर विश्वास, खुद की क्षमताओं में विश्वास रखना सेल्फ एफिकेसी है। ठीक है, तो सेल्फ एफिकेसी क्या होती है, सेल्फ एफिकेसी आत्म प्रभाविता, यानी कि खुद की क्षमताओं में विश्वास रखना आत्म प्रभावकारिता है। स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, तो जो स्टेजेज हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की, यानी कि किस तरह से हम अवलोकनात्मक अधिगम करते हैं, दूसरों को देख करके हम कौन कौन से उसमें स्टेज होंगे। ठीक है, स्टेज क्या क्या आती हैं कि दूसरों को हम देख करके अवलोकन करके सीखेंगे, अधिगम करेंगे। तो इसकी एक ये शॉर्ट फॉर्म है AR रहमान, AR रहमान। ये स्टेजेज है ऑब्जर्वेशन लर्निंग की, यानी कि बांडुरा ने सिद्धांत दिया है उसकी ये 4 स्टेजेस हैं। तो पहली स्टेज है A फॉर अटेंशन, अटेंशन होना, बहुत ज़्यादा अटेंशन में रहेंगे। ठीक है, ध्यान ज़्यादा रखेंगे अपने आसपास का तो ज़्यादा चीज़ें जो अवलोकन कर पाएंगे उसका। तो पहला तो अटेंशन हो गया, यानी कि हमको ध्यान अपना केंद्रित रखना है। ठीक है, तो ध्यान केंद्रित रखना, अटेंशन में रहना। दूसरा रिटेंशन, रिटेंशन यानी कि अवधारण करना, जो कुछ भी आपने देखा है, सीखा है, ठीक है, उसको याद रखना है। ठीक, रिटेंशन रखना उसका। उसके बाद आ गया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब है पुनरुत्पादन, यानी कि प्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन पुनरुत्पादन, यानी कि जो भी आपने सीखा
ठीक है, उसको आप प्रोड्यूस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तो हो गया रिप्रोडक्शन, पुनरुत्पादन। ठीक है, लास्ट है मोटिवेशन, रहमान रहमान यानी कि मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन अभिप्रेरणा। तो आप जब सीख रहे थे, अटेंशन कर रहे थे, सीख रहे थे, उसके बाद अटेंशन कर रहे थे, फिर रिप्रोडक्शन, फिर मोटिवेशन, तो उसको आपका अभिप्रेरित थे या नहीं थे, मोटिवेटेड थे या नहीं थे, या फिर आपको रीइंफोर्समेंट कैसा मिला। ठीक है, तो आपने कोई कार्य किया तो उससे रीइंफोर्समेंट मिला या नहीं मिला। तो ये 4 स्टेज होंगे, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोड्यूस, मोटिवेशन। ठीक है, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। तो ये रहमान आप इस तरह से याद रखते हैं, 4 स्टेजेस थी। ठीक है, ये बांडुरा के ऑब्जर्वेशन लर्निंग की 4 स्टेज है। तो कल हम पढ़ेंगे रॉबर्ट एम गैने का हायरार्की ऑफ लर्निंग। ये भी रॉबर्ट एम गैने मनोवैज्ञानिक है, व्यवहारवादी प्लस संज्ञानवादी दोनों ही थे। ठीक है, व्यवहारवादी संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है इनको। तो यूपी टेट 2019 में इससे क्वेश्चन आ चुका है, और सी टेट में भी आने के पूरे चांस रहते हैं इससे। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे कल, रॉबर्ट एम गैने का अष्टपदीय सोपानकी का सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद और आगे क्या है, और आगे है फ्लैंडर्स का क्लासरूम इंटरेक्शन, डेविड आशुबेल और जेरोम ब्रूनर की थ्योरी है। ये भी आधुनिक संज्ञानवादी सिद्धांत है, सिद्धांतवादी है। ठीक है, ये मॉडर्न कॉग्निटिविस्ट कहलाते हैं। तो इनकी थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद जेरोम ब्रूनर का डिस्कवरी लर्निंग है, वो भी थ्योरी हमको पढ़नी है। और उसके बाद फील्ड थ्योरी है ना, फील्ड थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, कर्ट लेविन के द्वारा। तो ये मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी के फादर माने जाते हैं। तो इसको पढ़ा जाएगा कल। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।